स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 26 के प्री क्वेश्चन आंसर। तो हम इसके साथ देखेंगे अन्य तथ्य और इनसे संबंधित अन्य जानकारियाँ भी लेंगे। उससे पहले जो कल का डिस्कशन हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ सुधार करना था आपको कि 11वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो उसमें राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन लोकसभा में जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था वो अभी हाल ही में हुए 2019 में हुए एक संशोधन 104वां संशोधन है, उसके तहत ये हटा दिया गया है। अब उनमें 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो वो कौन से 2 आखिरी सदस्य थे जिनको एंग्लो इंडियंस के तौर पर मनोनीत किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके नाम आप नोट कर लीजिए कि पहले सदस्य जो थे, पहले जो एंग्लो इंडियंस थे वो जॉर्ज बेकर हैं, जॉर्ज बेकर, और दूसरे हैं रिचर्ड हाई। तो ये 2 सदस्य हैं जिनको लास्ट एंग्लो इंडियंस मनोनीत किया गया था। तो ये हमारा हुआ कल का। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन करने। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने 164वां 164वां नहीं 1064वां 1064 भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पहला है हमारा ऑप्शन में है उत्तराखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है चंडीगढ़। तो इन 4 राज्यों में से हमें देखना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है भ्रष्टाचार की शिकायतों का निवारण करने के लिए, यथाशीघ्र उसका निवारण करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो ये हमारा होता है पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। ये किस राज्य से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो जैसा कि कांगड़ा क्षेत्र भी है, तो कांगड़ा क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जहां यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, तो यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने में ज़्यादा अवसर प्रदान होंगे। मतलब यूरोप के जो देश हैं वहाँ इस चाय की डिमांड ज़्यादा होगी, उसके अवसर हमको मिलेंगे वहाँ बेचने के, है ना। तो ये है। तो कांगड़ा चाय को 2005 में भी इसको भारतीय जीआई टैग मिल चुका था पहले भी। और 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती का विकास किया जाता रहा है। तो 1999 से ये चाय की खेती कांगड़ा क्षेत्र में की जाती रही है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसे आप कांगड़ा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से भी रिलेट करके इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। 5 दिवसीय माधवपुर घेड़े मेले का आयोजन कहाँ किया गया। माधवपुर घेड़े मेले का आयोजन है कहाँ किया गया। तो पहला है अहमदाबाद, दूसरा है पोरबंदर, तीसरा है गुवाहाटी और चौथा है दार्जिलिंग। ये 4 शहरों का नाम हमको दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के आयोजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करने गए थे वहाँ, उन्होंने उद्घाटन किया। और ये मेला जो है ये रामनवमी के दिन आयोजित किया जाता है। और इस मेले के साथ एक जो किदवंदी जुड़ी हुई है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने रुक्मणी के साथ विवाह जो है ना वो माधवपुर गांव में ही रचाया था, और उस गांव के जो लोग हैं वो उसके साक्षी हैं। और इसके साथ ये मेले के साथ इसके रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा हुआ तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं चौथे।
हाल ही में किस राज्य ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए, उसके विपणन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम और केरल, इन चारों ऑप्शन में हमें सही ऑप्शन बताना है कि कौन से राज्य ने सहकारी बैंक की स्थापना दुग्ध उत्पादों के लिए की है। तो सही आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। उसका नाम क्या है कि जो सहकारी बैंक है उसका नाम क्या है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक जो है वो दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक है। ये ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक से संबंधित अन्य तथ्य जान लेते हैं कि कर्नाटक में के मुख्यमंत्री है बसवन बोम्मई। बसवन बोम्मई जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा होता है चौथा नंबर का क्वेश्चन। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की गई है? किस बैंक में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की गई? तो हमारे पास चार ऑप्शन है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है, उसे चालू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने, हमारा बी ऑप्शन सही होता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है। और ये 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य होगी। 10 लाख से अधिक चेक भुगतान के लिए यह अनिवार्य होगी। अब हम चलते हैं 6वें नंबर प्रश्न पे। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण का विरुद्ध अधिकार जो हमें दिया गया है वो किसके विरुद्ध, मतलब किसको किसको ये अधिकार प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास बच्चे, दूसरा स्त्रियां, तीसरा है जनजातियां और चौथा है दलित। किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? तो पहला है 1 और 2, मतलब बच्चों और स्त्रियों को, और दूसरा हमारा देता है 1, 2 और 3, बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों को, और तीसरा हमारा दे रहा है कि पहला और तीसरा बच्चों एवं जनजातियों को, और हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी का ऑप्शन है। तो हमारे पास बच्चों को तो दिया गया है, ये सभी को पता है, स्त्रियों को भी दिया गया है और जनजातियों को भी दिया गया है, परंतु दलितों को शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। उनका अधिकार अलग से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दलितों के लिए स्वीकृत नहीं करता है संविधान। तो ये हमारे हुआ छठवा प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है, मतलब किसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है? तो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो निर्वाह मजदूरी के बारे में प्रावधान है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में। प्रौढ़ शिक्षा, और सी नंबर हमारा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, और पालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले। पालकों से मतलब यहाँ बच्चों की शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष आयु प्राप्त ना कर ले। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी भी का प्रावधान भी किया गया है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा भी प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। इसके साथ अन्य तथ्य जान लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है, ये नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और अनुच्छेद 45 जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें तब तक देने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 39 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। तो ये हमारा होता है नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। ये पूरा वाक्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। तो यह उपबंध शामिल है। यह उपबंध किस में शामिल किया गया है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह उपबंध किस में शामिल किया गया है।
हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, दूसरा ऑप्शन है कि 48A में, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है 56 में, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है अनुच्छेद 51 में। इनमें से किस में से शामिल किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48 में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये होता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48A ये था। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि कृषि पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गोवध को प्रतिषेध करे। कृषि और पशुपालन को क्या प्रोत्साहित करे और गोवध को क्या करे? प्रतिषेध करे। ये अनुच्छेद 48 कहता है। अब जो अनुच्छेद 39 है, 49 अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना एवं उसकी वस्तुओं को संरक्षित करने का जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो यह हमारा होता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है मूल कर्तव्य? तो पहला मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, और तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और चौथा दिया गया है व्यक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 2, पहला और दूसरा सही है। पहला ऑप्शन यही है। दूसरा है कि केवल 2, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है कि पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा सही है, ऐसा इसमें बोला गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि सभी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो केवल पहला, तीसरा और चौथा, पहला मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, और चौथा है व्यक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ये तीनों जो होते हैं हमारे सही होते हैं। सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना यह मूल कर्तव्यों में नहीं दिया गया है। तो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 जो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी का प्रावधान करता है? तो हमारे सामने दिया गया है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है वो जीएसटी का प्रावधान करता है। जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, ये हमें याद होना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर है ना। इसके तहत अनुच्छेद 279 ए के तहत इसमें के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। ये हमें जरूरी तथ्य जो हैं वो याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, दूसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, तीसरा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और चौथा हमारा जो दिया गया है संविधान पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सब मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिए गए निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? हाल ही में कुछ वर्षों में ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो उसमें 9 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। तो उसका अध्यक्ष कौन था ये पूछा गया, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है कि JS खेहर,
दीपक मिश्रा, एच.जे. करिया और टी.एस. ठाकुर, इनमें से कौन है जो उसका नेतृत्व कर रहे थे? तो उस टाइम के तत्कालीन उस टाइम के जो सीजेआई थे जे.एस. खेहर जो भारत के पूर्व 44वें मुख्य न्यायाधीश थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जो इससे संबंधित तथ्य है कि निजता के अधिकार को किस अधिकार के तहत किस अधिकार में रखा गया है, किस मौलिक अधिकार में रखा गया, तो अनुच्छेद 21 के तहत इसे भी सम्मिलित किया गया है। ये निजता के अधिकार का ये कब जोड़ा गया था? 2017 में ये संविधान में जोड़ा गया था। तो ये हमारा होता है 12वां नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया था? तो इनमें से किस प्रकरण में? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में यह प्रावधान किया गया था। शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया था। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब लागू किया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया कब गया था? 2009 में लाया गया था। 2009 में लाया गया था। और ये लागू कब किया गया था? तो हमसे पहला ऑप्शन हमारा दिया गया 15 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2009 और 1 अप्रैल 2010। तो सही ऑप्शन है हमारा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में यह जो अधिनियम है वो लागू कर दिया गया था। RTE राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू कर दिया गया था। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, मतलब संविधान में पहला ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 में कि शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार पहले जोड़ा गया था, इसके बाद ये अधिनियम लाया गया था। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 14। अब हम प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा 21A 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है। 21 में जो शामिल किया गया था शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो हमारा होता है 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, किससे संबंधित है? सरकारी नौकरी में आरक्षण का विस्तार, त्रिपुरा विशेष दर्जा और मतदान के लिए पात्रता की बढ़ती आयु के प्रावधान के लिए, और राजनीतिक दल बदल के खिलाफ का प्रावधान। तो जो 52वां संविधान संशोधन है वो 10वीं अनुसूची को जोड़ता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान किया गया है। राजनीतिक दल बदल के खिलाफ क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। तो ये कब लागू हुए? तो 15 फरवरी 1985 को ये लागू हुआ। 15 फरवरी 1985 आप जरूर याद रखिएगा, ये डेट ये वर्ष आता रहता है। तो ये हमारा होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से 21 संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 55वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 66वां संविधान संशोधन, इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर सी जो 61वां संविधान संशोधन है उसके तहत मतदान की आयु 21 के घटा करके
18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका वर्ष कब था कि ये संशोधन किया कब गया था? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिससे मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इससे अनुच्छेद नंबर 226 में यह प्रावधान किया गया था। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गए हैं कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन ने क्या प्रदान करने के लिए संविधान के एक नीति निर्देशक के सिद्धांत को बदल दिया। तो क्या ऐड किया था उसने, ये पूछ रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या ऐड किया गया था। तो सभी बच्चों के बचपन में देखभाल शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेता। दूसरा है मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए। तीसरा है ग्राम पंचायत प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा हमारा दिया गया मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये ऐड किया गया। तो इनमें से कौन सा है? तो पहला नंबर जो हमारा ऑप्शन है कि सभी बच्चे को 6 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने तक उसकी शिक्षा एवं देखभाल को वहाँ पास प्रावधान किया गया था। शिक्षा एवं देखभाल का प्रावधान किया। 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में किया गया था। या अनुच्छेद 45 में यह नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण का स्थापना की गई है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला है 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां और 59वां संविधान संशोधन। तो इनमें से कौन सा हमारा सही उत्तर है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो किस अनुच्छेद के तहत ये की गई थी? तो अनुच्छेद नंबर 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई थी। वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। और 323 बी जो है वो अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। अब हम चलते हैं 20वें एवं अंतिम प्रश्न पे। जीएसटी को कौन से संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम में इसे पेश किया गया था? तो पहला है 100वां, दूसरा है 101वां, तीसरा है 103वां और चौथा है 104वां। तो जीएसटी को 101वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो ये हमारे होते हैं आज के प्रश्न। और इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे आपके सामने। आप ऐप में जा कर के इन प्रश्नों को लगाएं एवं डिस्कशन यूट्यूब के इन्हीं वीडियो से देखें एवं इसके इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ।